अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त जो आज की मौजूदा सूरत हाल है उसमें 8 साल के बाद जो कराची के नए मेयर वसीम अख्तर जिन्होंने जेल से आकर आज हल्फ उठा लिया, कराची की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए वसीम अख्तर अपने फ़राइज़ मनसबी को सरअंजाम देने के लिए किस तरह के चैलेंजेस होंगे उनको पेश और किस तरह से उसका मुकाबला करेंगे, डिलीवर कैसे करेंगे या फिर वो खुद आवाम के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाएंगे, इस पर हम आज बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे फारूक सत्तार साहब के हवाले से जिन्होंने अल्ताफ हुसैन से कता ताल्लुक में अगर कोई गलती की तो मुत्तहिदा से छोड़कर जाने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। इस पर हम बात करेंगे, कौन कौन जा सकता है ये भी जानेंगे। कल की डीजी रेंजर्स की जो मीडिया टॉक है उससे ये वाज़ेह होता है कि 22 अगस्त की तकरीर और मीडिया पर जो हमला किया गया वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया था। ये भी जानते हैं कि असल हकीकत क्या है। पनामा लीक्स पर भी बात करेंगे। इसका मामला जो कि सितंबर में कहा जा रहा है कि सियासी दर्जा हरारत जो है बढ़ सकता है, क्या वाकई ही बढ़ सकता है, और पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं उनको कप्तान के टाइगर्स की सुनामी ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी है, ये भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे कि पनामा लीक्स से बड़े स्कैंडल की जो कि शरीफ खानदान के लिए आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ा खतरा बन सकता है। इट्स अ क्वेश्चन मार्क। प्रोग्राम के आगाज में हम सबसे पहले, जैसे कि अभी वसीम अख्तर से हमने बात की, 8 साल के बाद कराची के नए मेयर वसीम अख्तर जिन्होंने जेल से आकर हल्फ भी उठाया, उन पर इल्ज़ाम, जैसे कि आपको याद ही है कि 12 मई को जो वाक़या है मुशीर दाखिला की हैसियत से, जब वो मुशीर दाखिला सिंध थे तो उन्होंने ये कहा जा रहा है कि निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया था और कराची में जो खून की होली थी वो उनके हुक्म पर खेली गई थी। इस हवाले से पुलिस की जानिब से वसीम अख्तर का एक इकबाली बयान सामने लाया गया जिसको बाद में वसीम अख्तर साहब ने झूठा करार दे दिया। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वसीम अख्तर जो कि जेल से कराची की नागुफ्ता हालात को ठीक करने में कामयाब हो सके, क्या किरदार अदा कर सकेंगे जबकि उनके हाथ बंधे होंगे। अब वसीम अख्तर साहब जेल में है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ ही एक और चैलेंज भी है। जी हाँ, ये चैलेंज है कि सूबाई हुकूमत उन्हें काम करने के लिए इख्तियारात भी देती है, फंड्स मुहैया किए जाते हैं, क्योंकि बेख्तियार कराची का सुल्तान कुछ कराची के मसाइल तो क्या, वो तो अपने मसाइल ही नहीं हल कर सकता क्योंकि वो तो कहाँ पर मौजूद है आप सभी जानते हैं। वसीम अख्तर के लिए जो तीसरा बड़ा चैलेंज है उनकी अपनी जमात की वो सूरत हाल है जिसपे अभी बड़े बड़े फैसले होने बाकी हैं। इन सब सूरत हाल में नए मेयर कराची किस हद तक मौसर होंगे, किस हद तक फाल होंगे, इस बात का हम जायजा लेंगे। इस हवाले से उनसे पूछेंगे कि कैसे वो अपने फ़राइज़ मनसबी जो है वो अंजाम दे सकते हैं, खुद जबकि वो इबाम का शिकार है, क्योंकि उनका ये कहना था कि जब उनसे सवाल किया गया कि वो किस तरह से अपने काम करेंगे तो उन्होंने कहा कि अभी फैसला करते हैं कि जेल में मुझे ऑफिस देंगे या क्या होगा। शुनीद ये भी है कि हाई कोर्ट से वसीम अख्तर साहब को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा, तो तब तक क्या डिप्टी मेयर अरशद वोहरा जो है वो तमाम फ़राइज़ अंजाम देंगे। इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे सेगमेंट में MQM के रहनुमा मौजूद है सलमान मुजाहिद बलोच साहब, उनसे बात करते हैं। सलमान साहब, हमने तो अपना बयान जारी कर दिया, हमने तो बता दिया हम किस तरह से तज्जिया करते हैं इस तमाम सूरत हाल का, वसीम अख्तर साहब का किस तरह से देखते हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं, अगर उनके हाथ बंधे हुए हैं किस तरह से वो डिलीवर करेंगे, किस तरह सिचुएशन को देखते हैं, या अरशद वोहरा साहब भी बाहर बैठ के चला रहे होंगे तमाम मामला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया आपको और व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अच्छा तज्जिया पेश किया आपने और अच्छे नकात और अच्छे सवालात आपने उठाए कि एक मुंतखब मेयर जिसने आज हलफ भी उठा लिया वो पाबंद सलासल बिहाइंड द बार है। अब वो किस तरह से शहर कराची के अवाम ने जो उसे मैंडेट दिया उनकी खिदमत किस तरह से करेगा, शहर कराची के जो नागुफ्ता मसाइल हैं, जो मतलब ना हल होने वाले पिछले 6 सालों से, उनको मसाइल का तदारक करेगा, ये सवालात हैं हमारे ज़हनों में भी। इन तमाम बातों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए वसीम अख्तर भाई को जो है वो आपने जेल से रिहाई देनी होगी, और या तो पैरोल पे दीजिए आप उन्हें, या आप उन्हें ज़मानत पे रिहाई दीजिए, क्योंकि वो मुस्तक़िब मेयर हैं, हलफ उठा चुके हैं, और जेल में बैठ के तो वो मतलब एक तरह से बेबस से मजबूर हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक वो फील्ड में नहीं आते। और शहर कराची की आवाम अब यही उम्मीद लगा के बैठी है कि अब हम चौके हलफ उठा लिया है तो अब उन्हें जो है मौका फराम होना चाहिए। तो वज़ीर आला सिंध से मैं खुसूसी तौर पे दरख्वास्त भी करूँगा, डिमांड भी करूँगा कि आप अपने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वसीम अख्तर भाई को पैरोल पे रिहाई दीजिए। मैंने पिछले दिनों अखबार में खबर ये पढ़ी कि वसीम अख्तर भाई के हवाले से कोई पैरोल के हवाले से एप्लीकेशन लगी या कोई उस पर मशावरत हुई,
तो महकमा दाखिला ने ये एतराज़ लगाया कि चूंकि उस पर ATC के संगीन मुकदमात हैं, लिहाजा उनको पैरोल पे रिहाई नहीं मिल सकती। मैं इसमें एक मिसाल देना चाहूँगा, जिंदा मिसाल है। लियारी से एक MNA है शाहजहां बलोच साहब, जो कि लियारी गैंगवार के हवाले से उनका ताल्लुक अरशद पप्पू कत्ल केस में वो नामजद मुलजिम है और उनकी शनाख्त भी हुई है। उसमें 302 का मुकदमा है, कत्ल का मुकदमा है। 2 साल कबल उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ तो उन्हें पैरोल पे रिहाई दी गई, तो आज तक वो पैरोल पे ही घूम रहे हैं। जब 302 का मुलजिम मौजूदा MNA पैरोल पे रिहा हो सकता है, तो 2.5 करोड़ आवाम का मुंतखब करता मेयर क्यों नहीं रिहा हो सकता? ठीक, ये आपका मौक़िफ़ है, लेकिन बहुत ज़रूरी भी है कि उस हवाले से तमाम जानकारी हासिल की जाए, कार्रवाई की जाए और मालूम किया जाए कि उस वक्त की सूरत हाल का जिम्मेदार कौन था। सलमान मुजाहिद साहब हमारे साथ ही रहिए। हम जरा सुनवाना चाहते हैं हमारे नाज़रीन को कि आज वसीम अख्तर ने क्या कहा था, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। जिए मुत्तहिदा, जिए भुट्टो, जिए इमरान खान। इस मुल्क पे आंच नहीं आने देंगे, ये हमारा मुल्क है, हम इस पे किसी को बुरी नजर नहीं डालने देंगे। जिए मुत्तहिदा, जिए पाकिस्तान। मेयर कराची फारूक सत्तार भाई की सरबराही में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ हूं और उनके हाथ मजबूत करूंगा। जी अच्छा, आपको शायद आवाज़ नहीं आ रही थी। वसीम अख्तर साहब का हमने वो शॉट सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि मिल के चलेंगे, कराची की सूरत हाल को मिलकर हम संभालेंगे, संवारेंगे, बेहतर करेंगे। तो सवाल मेरा भी वहीं पे मौजूद है जो मैंने आपसे आगाज़ में किया था कि किस तरह से करेंगे वो, जब वो अंदर वहाँ मौजूद अगर होते हैं तो उसके बाद वो सारी सिचुएशन को कैसे संभालेंगे? उनके हाथ तो बंधे होंगे। दूसरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तमाम तर वसाइल जिस तरह से मुस्तफा कमाल साहब के टाइम में दिए गए थे वो अब ना मिले, तो फिर तो मुश्किलात जो है वो दुगनी हो जाएंगी ना? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि उन्होंने आज ये अज़म किया है कि हम मिलकर चलेंगे, चाहे पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, सुन्नी तहरीक हो, PTI हो, जो स्टेक होल्डर है कराची के। और उन्होंने शायद वो जब मुंतखब हुए थे तो अपनी उस प्रेस ब्रीफिंग में ये भी कहा था कि अपने पूरे शहर कराची का मेयर हो। तो इसी तरह से वजीर आला सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह साहब हैं, अच्छे आदमी हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस है। अब इस तरह से मेयर कराची जो है वसीम अख्तर भाई हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सिटी कराची है। तो मैं वही कहूँगा कि वजीर आला सिंध को कहूँगा कि वो आपकी टीम का हिस्सा है, टीम के मेंबर हैं, आप उन्हें इख्तियारात भी दीजिए, वसाइल भी दीजिए, और जो बेसिक म्यूनसिपलिटी के इश्यूज हैं, क्योंकि वो लोकल बॉडीज का काम होता है, इसको रिजॉल्व करना भी एक वजीर आला का काम नहीं है। वो जाके बारिश का पानी भी निकलवाए, गटर का ढक्कन भी लगवाए, मतलब कचरा भी उठवाए, ये सब लोकल बॉडीज के इश्यूज होते हैं जो पूरी दुनिया में एक जनरल फिनोमिना है। तो अब अगर गुजारिश तो उनसे ये सूबाई हुकूमत से, और लेकिन हम फिर अगर इख्तियारात ना दिए गए, वसाइल ना दिए गए, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, दोबारा अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे, बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो कहेंगे कि हमारी मदद करें, वफाकी हुकूमत से हम मदद मांगेंगे। यानी कि इस वक्त आप लोग को मदद की शदीद जरूरत है। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आप दरख्वास्त कर सकते हैं कि कोई ऐसा मामला बीच का निकाला जाए कि वो शायद बाहर आ जाए, तो फिर मामला को वो संभाल सकते हैं। मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है, दोबारा हम आपके साथ मौजूद है। ये बता दें कि इस वक्त तो आपकी अपनी जमात शदीद मुश्किलात का शिकार है। ऐसी सूरत हाल में यानी कि 2 मुश्किलात का तो अभी हमने जिक्र कर दिया, तीसरी सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है, इन सब सिचुएशंस की मौजूदगी में किस तरह से मामला संभालेंगे? सवाल फिर वही मौजूद है। नहीं, मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने संभाल लिए हैं। लोग इस्तीफे दे देकर जा रहे हैं ना, आप लोग की तो पार्टी के लोग जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, दरवाजे आपने खोले हुए हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा। कोई कंफ्यूजिंग सिचुएशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ता हो गया, मामला हमारे हाथ में है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जो गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे, जाने वालों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। काफी लोग जाने के बाद अब राब्ता भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान अपना फैसला कर रही है, और जिस तरह से फारूक सत्तर भाई 2 दिन कबल का कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, अब हम तो टेंशन देने की पोजीशन में आ गए, टेंशन लेनी है। चलिए सही, यानी कि बात आपकी वही मौजूद है कि टेंशन देनी जरूर है। ठीक है सलमान बलोच साहब हमारे साथ ही रहेगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस तो ये भी जरूर जानेंगे कि किस तरह से वो अपने फराइज जो है अंजाम दे सकते हैं वसीम अख्तर साहब, कानूनी हैसियत इसकी क्या रह जाती है अगर ये सिचुएशन बरकरार रहती है। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन।
एमकेएम पाकिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं। फारूक सत्तार साहब का अल्ताफ हुसैन से ऐलान ला ताल्लुक की एक तरफ तो शक की निगाह से इसे देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि मुत्तहिदा के आम रहनुमा फारूक सत्तार साहब को अल्ताफ हुसैन से मुकम्मल ला ताल्लुकी के हवाले से इस्तीफे की धमकियां दी जा रही हैं उनकी पार्टी के अंदर से। ये कहा गया है कि एक एमकेएम के रहनुमाओं का एक बड़ा ग्रुप जो है वो मुस्ताफी हो सकता है, और इसके अलावा फारूक सत्तार साहब के घर के बाहर कुछ धमकी आमेज वॉल चॉकिंग भी की गई, जिसके बारे में अभी कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो कुछ मुख्तलिफ भी आ रही हैं। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब ने इस पर यह कहा कि अल्ताफ हुसैन ने फारूक सत्तार की फाइल पर लाल निशान लगा दिया है। इसका क्या मतलब है, इसे जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या फारूक सत्तार के एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह बनने पर पार्टी में भी कोई इख्तिलाफ मौजूद है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा हम बात करेंगे कल जो डीजी रेंजर्स ने मीडिया से बात की है उससे ये वाज़ह होता है कि 22 अगस्त की जो तकरीर थी और जो मीडिया पर हमला किया गया था, ये कोई एकदम से नहीं हुआ था, बल्कि ये एक सोचा समझा प्लान मंसूबा था, और किसी भी जहनी तनाव के शिकार अल्ताफ हुसैन नहीं लगते थे, बल्कि ये गलती सरजद नहीं हुई थी, ये प्लान किया गया था। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक बैंक में मुत्तहिदा के कारकुनों ने डंडा बरदार और मुसल्लह अफराद को पनाह दी, किस उन्हें खाना भी खिलाया गया। तो ये तमाम सिचुएशन जो है ये कल आपने यकीनन टेलीविजन के ऊपर देखी, जो बात की डीजी रेंजर्स ने। इन सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर सगीर, पाक से ज़मीन पार्टी के रहनुमा। जी डॉक्टर सगीर साहब, सबसे पहले तो जो अभी बात की है ताज़ा मुस्तफा कमाल साहब ने, कल ताज़ा तो नहीं कहेंगे, कल जो बात की उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा कि लाल निशान लगा दिया गया है, और कुछ अजीम तारिक साहब का भी जिक्र किया कि किस तरह से उनके टाइम में भी जब उनको कहा गया कि मेरी जगह वो लेंगे और इनकी बात मानी जाए और उसके बाद उनका कत्ल हो जाता है, इस सिचुएशन को उस सिचुएशन के साथ जोड़े हैं। तो दो सवालात यहाँ पे पैदा होते हैं। एक तो ये लाल निशान लगा दिया गया, इस बारे में उनकी क्या राय है, किस तरह से वो इसको देखते हैं। दूसरा ये कि यानी कि फिर तो उन्हें फारूक सत्तार साहब को सही मान लिया जाना चाहिए ना, मान ले उनको कि वो वाकई दिल से अपनी पार्टी को अल्ताफ हुसैन से ला ताल्लुकी के बाद लेकर चलना चाहते हैं। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुस्तफा कमाल साहब ने जो राय दी है बिल्कुल सही राय दी है। ऐसा माजी में भी हुआ, और ऐसा नहीं था कि उस वक्त अजीम अहमद तारिक ऑन बोर्ड नहीं थे, बिल्कुल ऑन बोर्ड थे, और उस वक्त जो लोग उनके साथ खड़े हुए थे उन सबको उसी तरह से इसी तरह का बयान आया कि उनके हाथ मजबूत किए जाएं। और मुझे याद है कि लोगों को भेजा जाता था हाजी शफीक उर रहमान के घर पे, और बिल्कुल ऐसे ही था। और यही सब इंडोर्समेंट जो फारूक सत्तार साहब ने शुरू में दी वो बिल्कुल ऐसे ही थी कि अल्ताफ हुसैन साहब की तायद भी आ गई, उनके हाथ मजबूत करने की बात भी कर दी गई। लेकिन एंड ऑफ द डे हमने अजीम अहमद तारिक का भी हाल होते हुए देखा है और एसएम तारिक का भी, और उसके बाद जितने भी लोग उस वक्त वहाँ पर उस कैम्प का हिस्सा बने थे वो सब लोग माफ़ी तलाफ़ी करके किसी तरह से वापस आ गए। असल सवाल यहाँ पर यह उठता है कि फारूक सत्तार साहब ये जो बेरब्त एक एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपने आप को बचा लिया, वो भी उसका पार्ट एंड पार्सल रहे। माजी में ये पहली तकरीर तो थी नहीं, इससे पहले भी यही कुछ होता रहा, लेकिन सद अफसोस है कि फारूक सत्तार साहब उसका पार्ट एंड पार्सल बने रहे अनटिल एंड अनलेस नौबत यहाँ तक आ गई, उनको रेंजर्स अपनी तहवील में ले गई, वापस वो ड्राई क्लीन होकर जब आ गए तो उसके बाद अब ये स्टेटमेंट मेक कर रहे हैं। और स्टेटमेंट भी अजीब है कि पहले उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब को बानी करार दिया, फिर उसके बाद एक बयान आ गया अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां राब्ता कमेटी को तफवीज़ करता हूं, फारूक सत्तार साहब के हाथ मजबूत किए जाएं। फिर फारूक सत्तार साहब ने नेक्स्ट डे स्टेटमेंट मेक किया, अल्ताफ हुसैन साहब और अल्ताफ साहब और अब बिल्कुल ला ताल्लुकी का ऐलान किया, और पूरी दुनिया में ये मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है, ईमेल्स की गई हैं तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के कारकुनान है कि ये सब कुछ हमारी एमा से हो रहा है, लंदन से ईमेल्स की गई। और ये तासुर बिल्कुल, इसमें कोई दो बात नहीं है कि फारूक सत्तार साहब अल्ताफ हुसैन साहब से राब्ते में, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब की जो नेचर है, जब वो देखते हैं कि कोई आदमी उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, तो माजी में डॉक्टर इमरान फारूक हों, एसएम तारिक हों, और जितने भी लीडरशिप का पोटेंशियल रखने वाले कैंडिडेट थे मरकजी कमेटी समेत राब्ता कमेटी में, उनका जो हशर हुआ है वो दुनिया के सामने है। फारूक सत्तार साहब ने बड़ी खूबसूरती से आर्टिकल 17 क्लॉज 2 डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि फारूक सत्तार साहब जो है वो उनको इंडोर्स करिए, लंदन जो है, लंदन की तरफ जो खामोशी है उसकी वजह ये है कि फारूक सत्तार साहब शायद उन्हीं के प्लान पर काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, ये आपका कहना है। अच्छा सिर्फ ये बताइएगा कि जो लोग इस्तीफे की खबरें आ रही हैं इस वक्त, इस्तीफा दिया जा सकता है, एक बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ से शायद पार्टी से निकल जाएंगे, आप पार्ट एंड पार्सल रहे एमकेएम का एक वक्त में, आपको लगता है कि इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल अभी तो आसिफ हसनैन साहब आ गए, और मैं आपसे ये कह रहा था कि आर्टिकल 17 क्लॉज 2 जिसके तहत कोई भी जमात, सियासी जमात जो मुल्क के खिलाफ एक ब्रेकिंग का कहा जा रहा है, हमें उसकी जानिब जाना है। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लेती हूँ इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद, हमारे साथ ही रहिएगा।
बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर सगीर साहब से, रहनुमा पाक से ज़मीन पार्टी, कि इस वक्त जो इस्तीफों की खबरें गर्दिश कर रही हैं एमकेएम के अंदर, बहुत से लोग जो हैं खुले दरवाजे से बाहर जा रहे हैं, तो इसमें कितनी एक हकीकत होगी? जी डॉक्टर साहब। हाँ, मैं ये अर्ज़ कर रहा था ये ब्रेक से पहले कि फारूक सत्तार साहब का जो एक्शन था, तो वो एक तो आर्टिकल 17 क्लॉज 2 के तहत जो पार्टी ऐसे मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलव्वस हो या गरदारी की मुरतकिब हो रही हो, उसके लिए ये गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेज दें और वो पार्टी 15 दिन में भेज दें, वो पार्टी बैन कर दी जाए। तो फारूक सत्तार ने उससे बचने के लिए अल्ताफ हुसैन साहब को ये यकीन दिलाया कि वो पार्टी को भी बचा लेंगे, उनको भी बचा लेंगे, और डिटैच हो गए, और इस्टेब्लिशमेंट को दूसरी तरफ ये बावर कराया कि हम अल्ताफ हुसैन साहब का चैप्टर ही खत्म कर देंगे। यही माजी में हुआ जो मुस्तफा कमाल साहब ने बात की वाकई लोग इस्तीफा देने जा रहे थे, क्या लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, क्या हो रहा है, इसमें क्या कितनी एक सदाकत है? देखिए बिल्कुल, ये आप देखती जाइएगा, लोग आते जाएंगे और लोग हमसे राब्ते में। ऐसा नहीं है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में आज जो लोग हैं वो राब्ते में नहीं, बिल्कुल राब्ते में, और इस बात का अंदिया मुसलसल दे रहे हैं। और आप देखते रहिएगा 22 अगस्त को खालिद बिन विलायत ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट छोड़ दी, पाक सरजमीन में शमूलियत अख्तियार की। 28 अगस्त को आसिफ हसनैन साहब आ गए, और इसी तरह से ये सिलसिला चलेगा। और इससे बढ़ के हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की हमारी स्ट्रेंथन होती जा रही है। हमारी अवामी राब्ता मुहिम शुरू हो चुकी है, हम शहर में ऑफिसेस खोल रहे हैं, और साथ साथ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ जो यानी कि अफवाहें जो गर्दिश कर रही हैं डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं उनमें किसी हद तक सदाकत मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक और अहम मौजू है जिस पर कि हमने बात करनी है। इससे कबल तो हमने बात की एमकेएम की सिचुएशन पे बात की, वसीम अख्तर साहब पे बात की, मेयर कराची हैं और किस तरह के मेयर कराची वो साबित होंगे जब उनके पास इख्तियारात नहीं होंगे, जब वो वहां पे मौजूद होंगे जहां से कराची शहर को चलाना मुश्किल हो जाएगा तो क्या होगा। पनामा लीक्स की भी जरूर हमने बात करनी है, ये मामला कहां तक पहुंचा है। सितंबर में जो कहा जा रहा था कि सियासी दर्जा हरारत जो है वो काफी बढ़ जाएगा, क्या वाकई बढ़ जाएगा? ये मामला बैठ चुका है। इसका फैसला 3 सितंबर को इमरान खान साहब की जो सुनामी है वो देखकर भी हो जाएगा। लेकिन इस हवाले से 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। पहले तो ये कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने एतजाज एहसन से मुलाकात की और पीपल्स पार्टी के जियालों को कप्तान के टाइगर्स की सुनामी ज्वाइन करने की दावत दे दी है। इस पर दोनों रहनुमाओं ने मीडिया टॉक भी की। पहले आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। टीओआर कमेटी आपकी बेपनाह कोशिश के बावजूद, आपके फराख दिली और लचकदार रवैया जिसका आपने मुजाहरा किया, उसके बावजूद हुकूमत की हठधर्मी, हुकूमत का रवैया जो है उसको सामने रखते हुए वो अपनी मौत मर गई है। हम समझते हैं कि अब मजीद उसमें हमें जान दिखाई नहीं देती। इन्होंने जो दावत दी है 3 सितंबर की, उस पर हमने खुर्शीद शाह साहब और हम अपनी पार्टी क़यादत, बाकी पार्टी क़यादत से मशावरत करेंगे। ये दावतनामा आपकी जानिब से जो आया है इसको हम वहाँ भी रख दें, डिस्कस कर लें, और फिर हम इनके इस को पर अमल जो भी पार्टी जाएगी और करेगी, फैसला करेगी, उससे इनको आगाह करेंगे। जी, ये गुफ्तगू तो आपने सुनी। उसके अलावा एतजाज एहसन साहब ने ये दावा भी किया है कि पनामा लीक्स का मामला जो है एक इंतहाई अहम मोड़ ले सकता है। वो यूं कि उनके मुताबिक हुसैन नवाज ने 42.50 मिलियन पाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो 1 हाइट पार्क लंदन में खरीदी है, जो कि उनका ये कहना है कि मेफेयर फ्लैट से भी ज्यादा महंगी है, और इसकी दस्तावेजात मंजर आम पर आते ही हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात मजीद नहीं बढ़ जाएंगी, या फिर इसके झूठा साबित होने से नून लीग को ऑपोजिशन पर नफसियाती बढ़तरी हासिल होगी। ये अख्ता खुलने में अब चंद दिन बाकी हैं। इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं अंदीब अब्बास, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद है हैदर जमान कुरैशी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और साथ ही साथ हमें लाइन पे ज्वाइन करेंगे तलाल चौधरी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अंदीब, आपसे आगाज कर लेते हैं। बाकायदा दावत दे दी आप लोगों ने इनको, पहले भी दावत देते रहे, लेकिन एक जो क्वेश्चन मार्क हमेशा है वो ये कि खुर्शीद शाह साहब कहते हैं आप लोग जिस तरह सड़कों पर निकल आए, इस मामले में भी थोड़ी सी मुशावरत आपस में कर लेते, मिलजुल के निकलते। तो यहाँ हिकमत अमली में इख्तलाफ है लेकिन दावत दी जा रही है। क्या मतलब क्या प्लान क्या करें आप लोग? आ जाएंगे वो लोग साथ आपके? देखिए, हमने तो हर पार्टी का एक होता है, अपना स्ट्रेटजी होती है, और हमने पहले ही कहा था कि ये जो टीआरस की कमेटी है बहुत मुत्तहिद हैं, सब अपोजिशन इकट्ठी है उसमें,
لیکن یہ جو حکومتی رویہ ہے، اور وہ اعتزاز احسن صاحب بھی ساتھ ہمارے کہتے رہے کہ یہ خانہ پوری ہوگی، اور یہ صرف اس کو لمبا کھینچنے کے لیے کہ کسی طرح کوئی ایشو اور آ جائے اور یہ دب کے نیچے ہو جائے. کیونکہ اگر 5 مہینے وزیر اعظم صاحب نہیں پیش اپنے آپ کو کر رہے اور آ کے ہمیشہ جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں، اسمبلی کے فلور پہ جھوٹ بول کے چلے گئے کہ میں نے منی لانڈرنگ کی اور وہ والد صاحب پہ الزام لگا دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کو پتا ہے کہ جب بھی ٹی او آر بنے گا اور پنڈورا باکس کھلے گا یہ سارے اس میں پکڑے جائیں گے. تو ہمارے پاس ہم نے ساری آپشنز سائملٹینیسلی کی ہیں. ہم الیکشن کمیشن میں بھی گئے، ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے، ہم اسمبلی میں بھی گئے، ہم ٹی او آرز کمیٹی میں بھی گئے، عوام کی عدالت میں بھی گئے. اور آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بڑی کلیئر بات بتاؤں، جب یہ بیچ میں رمضان ہوا تو بہت سے اور ایشوز آ گئے. یہ جو پاناما لیگ اگر ہم نہ کرتے، وہ جلسہ جو ہے ہمارا جو پنڈی اور اسلام آباد کا تھا، تو یہ دوبارہ اس ایشو کو الائیو کرنا مشکل ہے. جب عوام اٹھتی ہے تو پھر میڈیا کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی جو ہے دوبارہ پڑتا ہے. اس لیے عوام کو تو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. اس ایشو کو آپ اسی زوردار طریقے سے اٹھا پائیں گے اور آپ لوگوں کا ان کے ساتھ مل جانا اس تحریک میں جو ہے وہ اسے مزید طاقتور کر دے گا؟ بہت شکریہ. دیکھیے، جہاں تک پاناما لیکس کا تعلق ہے، یہ ایک بہت اہم قومی مسئلہ بن چکا ہے. جتنے بھی مسائل آئیں، ایم کیو ایم کا سلسلہ چل رہا ہے، کراچی آپریشن چل رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے جب تک جوابات نہیں ملیں گے قوم حساب مانگ رہی ہے. الیکشن کمیشن میں ہماری جماعت بھی گئی، پاکستان تحریک انصاف نے بھی پٹیشن فائل کی، ٹی او آر کمیٹیز کا بھی آپ نے ساؤنڈ بائٹ ابھی چلایا. ہم نے ہر موقع دیا حکومت کو، لیکن انہوں نے ٹائم کو گین کرنے کی کوشش کی. اب پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں بھی چلی گئی ہے، غالباً جماعت اسلامی بھی گئے ہیں. ہم نے جو اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پاس پورا مکمل ایویڈنس موجود ہے. ہم ہر قانونی اور آئینی راستہ جو ہے اس کو سڑکوں پہ اگر ہماری قیادت نے فیصلہ کیا، ہمیں یہ انویٹیشن آیا ہے، اگر فیصلہ کیا تو ہم دیکھیں گے. لیکن ہماری سمت ایک ہے، ہمارے راستے، ہمارا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک احتساب کا عمل ہے، جہاں تک پاناما لیکس پہ ہم بالکل تمام اپوزیشن پارٹی اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے اور حکومتی نمائندے اس کا جلد سے جلد حل کریں، اس سے پہلے کہ کوئی اور پیچیدہ بحران آ جائے. چلے ٹھیک ہے. طلال چودھری صاحب، آپ نے بھی گفتگو سنی، لیکن آپ لوگ کا جو ریاکشن ہے، جو رد عمل اس وقت سامنے آ رہا ہے، اس سے ایسے لگتا ہے جیسے حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ سیلف کانفیڈنس ہے اس وقت آپ لوگ کا، یا واقعی حکومت کے لیے کوئی خاص تشویش کی بات نہیں ہے، یا اوور کانفیڈنس بلکہ میں کہوں گی ہے؟ دیکھیے، اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ الزامات پچھلے 25 سے 30 سال سے بار بار لگائے جاتے رہے، اور ان الزامات پہ مختلف حکومتیں جو ہیں وہ تحقیقات کرتی رہیں، اور اس میں کئی ایسی دور حکومت بھی تھے جو کہ مشرف جیسے، جبکہ کالا قانون جو تھا اس ملک میں رائج تھا. اگر اس میں کوئی حقیقت ہوتی تو یہ پچھلے کئی ادوار میں یہ یقیناً کہیں نہ کہیں سامنے آ جاتی. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہم کوئی اس میں پریشان نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج آپ نے دیکھا کہ جو ریٹ ہے اس کو سپریم کورٹ نے بھی واپس کر دیا، کیونکہ سپریم کورٹ سمجھتے ہیں کہ یہ الزامات یا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صرف ایک سیاسی الزام تراشی ضرور ہے، اس میں باقی کوئی چیز ایسی موجود نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر کہنا مانا ہوتا پی ٹی آئی نے تو آج امبیرسمنٹ نہ ہوتی انہیں، اور پہلے وہ عوام کے عدالت میں یا عوام احتجاجی تحریک کے لیے بھی پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر نکلے. اس کا حشر آپ نے پنڈی میں دیکھا، اور آج انہوں نے کہا تھا کہ عدالت نہ جائیں، سپریم کورٹ نہ جائیں، اور آج ان کی بات. لیکن طلال چودھری صاحب، یہ جو ابھی ایک کچھ نئی دستاویزات جو ہیں جو منظر عام پر آ رہی ہیں، ون ہائیڈ پارک کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ مشکلات زیادہ بڑھ جائیں گی نون لیگ کے لیے اب؟ دیکھیے، یہ پراپرٹیز کے وہ 1 ہے یا 2 ہے یا 10 ہے، اور کبھی یہ سارے الزامات تقریباً 90 کی دہائی کے ہیں، اور اگر ان میں حقیقت ہوتی تو میں نے کہا اس کی بے شمار انکوائریاں بے شمار عدالتوں میں زیر التوا رہے، کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور نکلتا. اور اب بھی ہم تیار ہیں، اگر کوئی ادارہ جیسے کہ یہ سپریم کورٹ گئے ہیں، اس سے پہلے یہ الیکشن کمیشن میں موجود ہیں، اس سے پہلے یہ اسپیکر کے پاس گئے ہوئے ہیں، تو یہ جو ادارہ ہمیں بلائے گا، جہاں ادارہ ضرورت ہوگی، ہم بالکل اپنے شواہد بھی پیش کریں گے. لیکن ان کے پاس کیونکہ کوئی مصدقہ شواہد موجود نہیں ہے، صرف ایک میڈیا ٹرائل، ایک ریٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد میڈیا ٹرائل شروع ہوتا ہے. اور یہ عمران خان صاحب کی ہمیشہ یہی عادت رہی ہے کہ ریٹ کے اندر کچھ نہیں ہوتا، سارے کا سارا زور وہ میڈیا ٹاکس پہ اور عوامی
तकरीरों पे लगाते हैं, इसी वजह से हमेशा जी अंदीप, आप लोग सारे का सारा जोर जो है पे अवाम में आके लगाते हैं, ना स्पीकर के सामने कुछ हो सका, ना इलेक्शन कमीशन के आगे, ना सुप्रीम कोर्ट, अब आखिर में अवाम रह गए, अवाम को भी ना निकाल पाए तो फिर क्या करेंगे? पहले तो मैं थोड़ा सा मुझे वक्त चूंकि मुख्तसर है, हमदर्दी है उनसे। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खारिज नहीं की, इन्होंने इलेक्शन कमीशन का भी कहा था, इलेक्शन कमीशन ने कहा था वाजिया कॉपीज हमें दे, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा। उसके बाद नोटिस चला गया वजीर आजम को, इस पे भी उन्होंने बाहर आके ये गैंग ऑफ फोर जो है यही कहेंगे। तो आज भी उन्होंने उस पे एक जो एतराज किया उस पे उन्होंने खारिज नहीं की। पहली बात तो ये तो झूठ बोलना, यहाँ आके और कह देना खारिज करना, इससे इनका पनामा लीक्स खारिज नहीं होगी। दूसरी कितनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग हो गई ये नई दस्तावेज़ात आने के बाद? 25 साल से ये ICIJ ने ये केस नहीं किया था। ये पनामा लीक्स जो है ये सबूतों के साथ है, तो जहां मर्जी जाए इस दफा ना इनको जद्दा भागने देना है, ना टर्की भागने देना है, ना UK भागने देना है, ना दुबई भागने देना है, इनको पकड़ के रहना है। मैं क्योंकि वक्त मुख्तसर है, पनामा लीक्स यकीनन 25 साल पुराना सब्जेक्ट नहीं है, कौम के सामने अभी आया, लेकिन अहम बात जो आपने की है वन हाइड पार्क की, इसके जो ताने बाने हैं ना, ये जहां से LNG आ रही है ना, ये वहां जाके मिलेंगे। ये ली भी उनसे गई थी और दी भी उनको गई है, और ली भी सस्ती थी और इन्फ्लेटेड प्राइस पे अब बेची जा रही है। इसके 2-4 दिन में तफसीलात आ जाएंगी और ये एक बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट होगा इनके लिए, क्योंकि ये इसकी ओनरशिप भी पहले नहीं मानते थे, और अब जो बात एतजाज साहब ने की है, इसके जो शवाहिद आएंगे और इसकी जो मनी ट्रेल आ रही है, उसमें जो एक प्रॉपर्टी अगर 30 रुपए की है तो वो 3000 रुपए की कौन बेच सकता है। इसमें बहुत सारे किक बैक्स और इस किस्म की चीजें भी हैं जो आपको नजर आएंगी, और सैफुर रहमान साहब जो LNG के बादशाह बैठे हैं कतर में, वो उनका नाम भी इसमें आएगा। तलाल साहब, बहुत ही फर्म फुटिंग पे लग रही है इस वक्त ऑपोजिशन जो है, और वो जो बार बार कहा जा रहा था कि ये लोग जो है ये इंतशार का शिकार है, बिखर गए हैं, तो ये तो देखिए यहाँ पे अभी इकट्ठे बैठे, वहां पे शाह महमूद साहब, एतजाज साहब, वो भी इकट्ठे होने की बातें कर रहे। कुछ खतरा फिर महसूस अब हो रहा है हुकूमत को कि अब भी नहीं हो रहा? एक तो अगर ये सब लोग इकट्ठे भी हों तो इनका हक है, और हम फिर भी इसलिए खौफजदा नहीं, क्योंकि हमारे ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है या ऐसी कोई डरने वाली, क्योंकि हम कोई इमरान खान की तरह ये नहीं कह रहे कि ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि हम ब्लैकमेल हो नहीं सकते, इसलिए कि हमारी कोई ऐसी कमी कुताही गलती नहीं है। हम वेलकम करेंगे ये इकट्ठे होके कोशिश करें या अलग-अलग करें, लेकिन अभी तक ये कहीं इकट्ठे नजर नहीं आए, ना स्पीकर के पास, ना सुप्रीम कोर्ट में, और ना ही तहरीकों में, हर जगह अलग-अलग है। ये बातें बारी बारी तो गए ना, इकट्ठे गए ना गए, लेकिन गए तो सही ना। सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ PTI और जमात इस्लामी गई। पीपल्स पार्टी ने कहा था कि शर्मिंदगी होगी आपको ना जाएं, और वो सच्चे निकले। इसी तरह उन्होंने कहा था अवामी तहरीक चलाने से पहले हमें ऑन बोर्ड जरूर लीजिएगा, लेकिन खान साहब हमेशा समझते हैं कि शायद वो किसी को खुश करने के चक्कर में पहले अब, और आप देख लीजिएगा, मेरी बात याद रखें, कल इलेक्शन होगा तो उसमें पता चल जाएगा अवाम इल्जामात के साथ हैं कि इल्जाम नवाज शरीफ के साथ। चलिए ठीक है तलाल चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया है। एक बात करना चाहूंगा, इकट्ठे तो इनके कैबिनेट के वजीर कैबिनेट मीटिंग में नहीं आते, तो हम तो फिर भी इकट्ठे। चलिए ठीक, पीपल्स पार्टी और PTI के हवाले से भी कुछ इस तरह की बातें की जाती, लेकिन चले हम प्रोग्राम चूंकि वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया रहमान साहब, अंदीप आपका बहुत शुक्रिया, तलाल चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। बस अब उम्मीद करते हैं कि जब अवाम अगर सड़कों पर आते हैं तो मॉडल टाउन जैसा वाकया जो है खुदा न खासा दोबारा ना पेश आए, मुतशद्दिद रास्ता ना इख्तियार किया जाए। मुझे वेरीन सप्तैन को इजाजत दीजिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।